हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब मस्त, ज़बरदस्त और जिंदाबाद होंगे। तो दोस्तों, आज है हमारा अध्याय नंबर 5, राज्य राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। चैप्टर की शुरुआत होती है चुनाव के दिन से, जिसमें शंकर, जो कि एक स्टूडेंट है, उसने देखा कि उसकी नानी वोट डालने जा रही थी और दरअसल वे चुनाव केंद्र पर पहुंचने से पर सबसे पहले पहुंचना चाहती हैं। और शंकर जानना चाहता है कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों हैं। और उसकी नानी जी ने उसे समझाया और कहती हैं कि आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। तो शंकर के मन में सवाल आता है कि आखिर ये शासक होते कौन हैं। कुछ लोग शासक कैसे बने। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते हैं, लेकिन बहुत समय पहले लोग शासक कैसे बनते थे। करीब 3000 साल पहले कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए, जिसमें एक युद्ध यज्ञ था, अश्वमेध यज्ञ। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था और इस घोड़े को दूसरे राजा ने रोका तो वहां उसे अश्वमेध यज्ञ करने का, जो राजा यज्ञ करता था उससे लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब ये होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा उससे ज्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था और ये यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था और अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे और इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था और उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के विशेष आसन पर बिठाया जाता था और युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही का सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था और राजा के सगे संबंधी, खासकर उनकी रानियां, पुत्रों को कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे और अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विष तथा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे और उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। वर्ण। उस समय 4 सामाजिक वर्ग थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। ब्राह्मणों का काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था। उनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। क्षत्रियों का काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। वैश्यों के काम खेती करना, पशुपालन तथा व्यापार थे और शूद्रों का काम अन्य तीनों की वर्गों की सेवा करना था। अब बात करते हैं जनपद की। महायुद्धों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है और दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख हैं। खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के प्रतीत होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं, जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है कि इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में है। महाजनपद। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक और महत्वपूर्ण हो गए।
इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। महाजनपदों की एक राजधानी होती थी और कई राजधानियों में किलेबंदी भी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया और कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुषों तथा बच्चों के लिए अथक परिश्रम किया होगा और इनके लिए संसाधनों की भी आवश्यकता पड़ती होगी। कौशाम्बी के किले की दीवार आप देख सकते हैं। ये आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली है, जिसमें ईंट की दीवार के अवशेष हैं और इसके एक भाग का निर्माण लगभग 2500 साल पहले हुआ था। अब राजा के जो थे वो सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था और कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में किया जाता था। कर महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों के द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे थे। फसलों पर लगाए गए कर, कारीगरों के ऊपर लगाए गए कर, पशुपालक को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान पर कर देना पड़ता था और आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। कृषि में परिवर्तन। इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए और हल के फाल अब लोहे के फाल बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था और इससे फसलों की उपज और बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय धान की पौध तैयार कर उनका रोपण शुरू किया। अब पहले की तुलना में बहुत ज्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी और अधिक होने लगी थी। सूक्ष्म निरीक्षण, इसमें आते हैं मगध। लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थीं। का यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था और इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियां तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी और इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए ये बहुत उपयोगी थे। मगध दो बहुत सी शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु हुए और अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मनंद एक महत्वपूर्ण शासक थे और उन्होंने अपने नियंत्रण पर इस क्षेत्र का उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगृह, आधुनिक राजगीर, कई सालों तक मगध की राजधानी रही और बाद में पाटलिपुत्र यानी कि वर्तमान पटना को राजधानी बनाया गया था। 2300 साल पहले भी मेसोडोनिया के राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था और पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारत के उपमहाद्वीप में ब्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया था और जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। बज्जी
मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था और उसके नजदीक ही बज्जी राज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली बिहार में थी। और यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते थे। गण या संघ कई शासक होते थे और इसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय किया करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं किया करते थे। स्त्रियां, दास तथा कम्मकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। बज्जी संघ का ये वर्णन दीर्घ निकाय से लिया गया है और दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं और इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। अजातशत्रु और बज्जी संघ। अजातशत्रु बज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे और उन्होंने अपनी मंत्री बस्सकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा था। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या बज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। और जब उन्हें पता चला कि ऐसा उन्होंने की, बज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे, बज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे, शहरों तथा गांवों में चैत्यों का रखरखाव करेंगे और विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे। उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। कई राजा कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा और उसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और आज हमारा चैप्टर 5 कंप्लीट हो गया है और कल हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 के बारे में। तो क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।